Hello and good morning students. How are you? I hope you all are doing the questions which I left for you. यानी जो क्वेश्चंस हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं वो आप कर रहे होंगे और मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर ले रहा हूँ आपके लिए, और जो भी बचा हुआ क्वेश्चंस है वो आपको करना है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप हमको व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको इसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड आई विल ऑब्वियसली सॉल्व फॉर यू। नाउ we were doing question number 8. In between there were some interruption while recording the video, so I will do question number 8 first. Exercise 2.4 class 8 exercise 2.4 we will do question number 8. Question number 8. Half of the herd of the deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby and the rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers in the herd. यानी टोटल एक झुंड में कितने डियर हैं, यानी कितने हिरन हैं। क्लास 8 है ना, चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 8। यानी अगर हम हर्ड में कितने डियर्स थे यानी कितने हिरन थे पूरे झुंड में, अगर उसको एक्स मान लें तो हाफ ऑफ द हर्ड इज ग्रेजिंग ऑन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द हाफ रिमेनिंग। अगर क्या कर रहा था, ग्रेजिंग कर रहा था, तो आधा का 3/4 क्या कर रहा था, खेल रहा था, एंड रिमेनिंग 9 जो है पानी पी रहा था। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड बी एक्स। अगर एक्स हर्ड में थे तो ग्रेजिंग कितना कर रहा था, ग्रेजिंग कर रहा था हाफ x/2 है कि नहीं। प्लेइंग कौन सा, प्लेइंग जो कर रहा था है ना, रिमेनिंग। अब x-2 का, अब x टोटल था उसमें आधा का 3/4 यानी x - x/2 का 3/4 इतना क्या प्लेइंग कर रहा था। और रिमेनिंग कितना, remaining 9 was what, drinking water, पानी पी रहा था। इन सब को अगर हम जोड़ दें तो क्या टोटल नंबर ऑफ हर्ड्स निकलेगा। यस, टोटल नंबर ऑफ हर्ड्स x है, टोटल नंबर ऑफ हर्ड्स है ना। लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन अ हर्ड बी एक्स। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी x/2 ग्रेजिंग वाला हो जाएगा प्लस 3/4 इंटू x - x/2 प्लस 9। इतना क्या होगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड है ना, कितने हिरन हैं, x है। x कैसे बनेगा, ये ग्रेजिंग वाला, ये जो है प्लेइंग वाला, और ये क्या, ड्रिंकिंग वाटर। सबको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, x ही तो होगा, बिल्कुल होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x/2 प्लस 3/4। तो x - x/2, एक x में से x का हाफ चला जाएगा है ना, x में से x का हाफ चला जाएगा तो x ही तो x/2 तो बचेगा। यानी x - x/2 कैसे हो जाएगा, 2x - x/2 यानी x/2। 2x - x इज x और by2 है तो by2 होगा ही, यानी x/2 हो गया। इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया, x/2 आया प्लस 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे है ना तो क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 3x, 3 × x 3x/8
प्लस 9, यानी ये कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल्स हैं। तो क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे, तो x माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3x बाई 8, 3x बाई 8 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यानी x माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3x बाई 8 इक्वल्स टू 9। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम 8 होगा। x बाई 1, 1, 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 8 होगा। आप करके देख लीजिएगा एलसीएम। अब 8 को कितना, 1 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 होगा, 8 टाइम्स, तो ये 8x हो जाएगा। 2 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 होगा, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, माइनस 4x। अब जो है फिर माइनस है यहाँ पे, तो यानी 8 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 होगा 1 टाइम्स, यानी यहाँ पे माइनस 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 हो गया। तो यानी 8x माइनस 4x माइनस 3x, यानी 8x माइनस 4x और माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 7x अपॉन 8 इक्वल्स टू 9। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। तो 8x माइनस 7x क्या होगा बच्चों, x बाई 8 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी ये क्या हो जाएगा, x बाई 8 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, है ना। 8x माइनस 7x कितना हुआ, x बचेगा और x बाई 8 इक्वल्स टू 9, देयरफॉर, है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 9 है तो 9 बाई 1 कर लो इसको, तो यानी x बराबर 8 इंटू 9, x इंटू 1 x होगा, तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, यानी टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हुए हर्ड में, 72। टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, है ना, टोटल डियर्स इतने डियर्स होंगे, 72 डियर्स आंसर होंगे, है ना। क्या क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, यानी 72 डियर्स थे किसमें, एक झुंड में, यानी 72 हिरनें थी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब जो सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज 2.4 में, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वाइट सिमिलर, है ना, बहुत सेम है, बट यू हैव टू डू, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, यही डिफिकल्ट है, बाकी जो कैलकुलेशन पार्ट है बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आप कुछ सिचुएशंस दिए हुए होते हैं, उस सिचुएशन को समझने के बाद देन यू हैव टू मेक इक्वेशंस आउट ऑफ दैट सिचुएशन, देन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। तो क्या है कि आपको सिचुएशन को समझना, दैट इज द की पॉइंट while solving the questions of these exercises, exercise 2.2 and exercise 2.4। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एज प्रॉब्लम, यानी उम्र के को डिस्कस किया गया यहाँ पे, है ना। अ ग्रैंडफादर इज, यानी एक दादा, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी अपनी पोती के, उसका जो दादा जो है 10 टाइम्स ओल्डर है, यानी 10 गुना ज़्यादा एज है उनके ग्रैंड फादर का एज कंपेयर टू दैट ऑफ हर ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, है ना। जो वो ग्रैंड फादर है यानी दादा है उस लड़की का, वो जो है 54 साल बड़ा है किससे, है ना, उस लड़की से। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एज, यानी दादा और पोती दोनों का हमको क्या निकालना है, दोनों का एज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर ये क्वेश्चंस आप क्लास 6 से शुरू हो जाती है और इसी वजह से आपको एक्सपर्टीज़ आ गई होगी, आप ये सब क्वेश्चंस के लिए से काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे, तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेट द प्रेजेंट ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर्स, ऑफ ग्रैंडफादर का कितना होगा
ग्रैंडफादर का 10 टाइम्स है। ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज कितना होगा, 10 टाइम्स है तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी 10x, 10 गुना हो गया। फिर यहां पे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, ही इज, है ना, यानी अभी क्या है, उसके ग्रैंडफादर जो हैं 54 साल बड़े हैं। इसका मतलब ग्रैंडफादर का जो एज है 10x है अभी, 10x में से उसका एज माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है आज के दिन में, 54 ईयर्स का है। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 10x माइनस x यानी 9x इक्वल्स टू 54 एंड x इक्वल्स टू 54 अपॉन 9, दैट इज 9 6 54 एंड x इक्वल्स टू 6 ईयर्स। तो हम ये कह सकते हैं अगर उसका एज, उस बच्ची का एज आज अगर 6 साल है तो उसके दादा का एज कितना होगा, 10 टाइम्स होगा, यानी 6 का 10 टाइम्स क्या होता है, 60 साल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 54 साल बड़ा नहीं होगा, 60 में से उसका एज माइनस कर देंगे 6 ईयर, तो क्या हो जाएगा जी, है ना, यानी उस बच्ची का एज कितना निकला, x ईयर्स निकला, x इक्वल्स टू 6 ईयर्स निकला। इसका मतलब उस बच्ची का अभी जो एज है कितना है, 6 साल है, और उसके ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा, है ना, ग्रैंड डॉटर का एज कितना हुआ, ग्रैंड डॉटर्स एज इज 6 ईयर्स, और ग्रैंडफादर का कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, 60 ईयर्स। तो डिफरेंस बताओ, आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। इसने में से 60 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 6 इज 54। तो यहाँ जो मैंने ये सिचुएशन दिया था कि आज के डेट में उसके दादा जो है उससे 54 साल बड़े हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि भाई 60 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 54 बचेगा। यानी मैंने जो चेक किया, ये भी चेक करने के बाद भी हमको सही मिला। तो यानी क्या पूछ रहा था, दोनों का एज पूछ रहा था, तो आंसर का हिस्सा क्या हुआ कि ग्रैंड डॉटर का 6 साल अभी प्रेजेंट एज है और ग्रैंडफादर का 60 साल उम्र है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और कैसे इसको सॉल्व करना है यही तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन, है ना, यानी अमन का जो है, अमन एक व्यक्ति है, उसका जो एज है उसके बेटे का क्या है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है, और 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी है ना 10 साल पहले उसका जो एज था उसके बेटे के एज से कितना, 10 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा था, है कि नहीं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी 2 सिचुएशन दे रखा है। लेट द एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 इज अमन's एज इज 3 टाइम्स एज हिज सन्स एज, यानी लेट द एज ऑफ अमन's सन, एज ऑफ अमन's सन बी x ईयर्स है। तो अमन's, अच्छा इज बोल रहा है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन's सन, प्रेजेंट लिखो, क्यों, क्योंकि इज लिखा है, और ये 10 साल बाद का भी, 5 साल बाद का भी जिक्र करेंगे, 10 साल बाद का भी जिक्र करेंगे, इसी वजह से प्रेजेंट एज लिखना जरूरी है बच्चों, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितना हो जाएगा जी, बी कितना टाइम्स है, उसके बेटे का 3 टाइम्स, 3x हो जाएगा। अगर उसका बेटा का x ईयर्स है तो उसका 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3x होगा, 3x ईयर्स
फिर एक सिचुएशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज द सिचुएशन 10 years ago ही वॉज 5 times 10 years ago, तो उसके बेटे का जो एज है वो क्या होगा, उसका एज कितना होगा 10 years ago, उसका क्या हो जाएगा 3x, है ना। 10 years ago क्या होगा 3x, अगर अभी एज है तो 10 साल उसमें माइनस कर देंगे, अगो की बात कर रहा है, अभी जितना एज है उससे 10 साल माइनस करेंगे तब ना 10 years ago की बात करेंगे, यानी पुराने 10 साल पीछे, तो ये 10 साल पीछे हो गया। तो उसका जो एज था उसके बेटे का कितना गुना 5 times था, तो 5 गुना, तो उसका बेटा का भी एज तो कम हो जाएगा जी। अब आज अगर x ईयर्स है तो 10 साल पहले कितना एज रहा होगा x - 10। बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, यानी प्रेजेंट एज कितना है अमन का 3x है, और 10 साल पहले कितना था 3x - 10 था। वो एज, उसका जो एज है 5 गुना उसका बेटा से ज्यादा है, तो उसका बेटा का एज अभी तो x है, 10 साल पहले क्या था x - 10 था, बिल्कुल था, और उसका 5 गुना है, तो इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई किया है 5 से। तो 3x - 10 इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, उसके बाद इससे, तो 5x - 50। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? 3x, अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -5x, फिर यहाँ देखिए -50 है, फिर -10 इधर आके +10 हो जाएगा, तो -50 + 10 इधर जो हो जाएगा -40 हो जाएगा। दीज आर द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। और 3x - 5x इज -2x, यानी इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस को काट देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2x = 40 और x = 40/2, x = 20। x = यानी प्रेजेंट एज कितना हो गया अमन सन्स प्रेजेंट एज, अमन सन प्रेजेंट एज कितना हो गया भाई, प्रेजेंट एज = 20 years, और उसके फादर का अमन्स इटसेल्फ, अमन्स एज कितना होगा, वो होगा उसका 3 गुना हो जाएगा, 20 × 3 = 60 years, 60 years हो। अब इस सिचुएशन में बैठाइए, क्या कह रहा था 10 साल पहले उसका बेटा का एज कितना होगा, 20 साल अब लिया गया तो 10 साल पहले कितना रहा होगा 10 साल रहा होगा, अभी 20 है तो 10 साल पहले कितना था 10 साल था, अभी उसका 60 है तो उस वक्त कितना एज रहा होगा 50 रहा होगा, तो क्या है 50, उसका एज 50 था 10 साल पहले। अब यहां क्या कह रहा है उसका बेटा का 10 साल था तो उसका 5 गुना हुआ ना जी, 5 × 10 = 50, ऐसा है, बिल्कुल है। तो यानी जो सिचुएशन दिया है बिल्कुल करेक्ट है, हमने चेक करके देख लिया कि हमारा आंसर ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फाइंड दियर प्रेजेंट एज, यानी बाप और बेटा दोनों का प्रेजेंट एज पूछा था, तो बाप का प्रेजेंट एज 60 है और बेटा का 20 साल है, 20 years है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज के सभी 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। नाउ वी विल डू रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिड्यूसिंग द इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। एक यानी कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का इक्वेशन होगा उसको हम रिड्यूस करके एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। Students, now we will start with examples. Example number 16. We have completed exercise number 2.4. Now we will be moving towards 2.5 and इसमें जो टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं उसमें से हम लोगों 4 ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस 2.5 के क्वेश्चंस आज कर लेंगे और कल 5 और 6 दो क्लास में, अगले 2 क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यानी अब एग्जाम्पल नंबर 16, आई विल टेल यू द पेज नंबर ऑल्सो।
पेज नंबर इज 32, पेज नंबर 32 NCERT मैथ्स क्लास 8th। यानी व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, सॉल्व व्हाट 6x + 1 by 3 + 1 = x - 3 by 6, है कि नहीं। यानी ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इजंट इट। क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे क्या है, 6x + 1 by 3 + 1 = x - 3 upon 6। तो क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। सो कैन वी मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विथ 6? क्या मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये डिनोमिनेटर से यहाँ 3 हट जाएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से 6 हट जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ, 3 से करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन रह ही जाएगा। सो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 6, हाँ, मल्टीप्लाइंग both side of the equation by 6। What do you mean by this? ऐसा क्या करेंगे हम, 6x + 1 by 3 + 1 x - 3 by 6। तो यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहला टर्म ये है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको 6 से करेंगे, फिर इसको 6 से करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इस वाले टर्म को भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी तो करना पड़ेगा। तो यानी पूरे, यानी इससे किए, यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म, तो इसको इससे कर दिया, फिर एक टर्म बचा तो उसको भी कर दिया, फिर इस साइड एक ही टर्म है तो एक ही टर्म को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 बचेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2 × 6x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 × 6 = 6 एंड फिर 6 से 6 कट जाएगा, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, x - 3। क्या ये सिंपल नहीं हुआ? पहले कॉम्प्लेक्स था, अटपटा सा नहीं लग रहा था आपको इक्वेशन, बिल्कुल लग रहा था। अब जो है देखेंगे तो आपको क्या करना है, तो ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर ट्रांसपोजिशन करना है, x को इधर लाना है, सारे x के टर्म्स को इधर लेके जाना है, कांस्टेंट के सारे टर्म्स को उधर लेके जाना है, फिर बाद में जाकर के x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। हमारा पर्पस क्या है, आवर पर्पस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, 2 × 6x is 12x। I am stopping just to refill the ink. Come on students, now we will open the bracket then solve। तो यानी ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो गया, 2 पहले 6x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 6x कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 12x + 2 + 6 = x - 3। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x का टर्म 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड मिलाएंगे। तो यानी इक्वेशंस के जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हर वक्त जो है, एवरी टाइम वी विल ट्राई टू ट्रांसपोज ऑल द x टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी सारा टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाने की कोशिश करेंगे, और ये जो कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स जो हैं, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आने की कोशिश करेंगे। यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही करना है। इवन 99% ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग सेम चीज़ फॉलो करते हैं। दैट इज वाई स्टिक टू दिस रूल। 12x - x, अब क्या हो गया, -3 यहाँ पे था तो -3 लिखा, तो 12x तो यहाँ लिख दिया था, इसको उस पार ले जाना है, दैट इज वाई -3 तो लिख दिया था, तो यहाँ +2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, +6 है तो -6 हो जाएगा, तो 12x - x कितना हो जाएगा बच्चों, 11x हो जाएगा। 12x में से एक x चला जाएगा तो 11x बचेंगे, और -3 -2 -6 दैट विल बी इक्वल्स टू
माइनस, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 और 2 5 अच्छे 11 और माइनस की 11 होंगे। सब नेगेटिव होने की वजह से द साइन विल बी ऑफ नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइन होगा और सबको हम क्या कर लेंगे, अरे नेगेटिव टाइप के जो भी नंबर्स हैं सब तो सेम टाइप के नंबर है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। अगर बीच में पॉजिटिव होता तब हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। सेम लाइक टर्म है, लाइक टर्म को हमेशा हम जोड़ते हैं। तो यानी 3 2 और 3 2 5 5 + 6 = 11, तो -11 हुआ। तो इसको हम काट देंगे, यानी काटे कैसे, ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया बच्चों, आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो 11x = -11 हुआ, तो x = -11 अपॉन 11, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 1 हुआ। तो यानी x = -1 इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। फिर इसी वैल्यूज को अगर आप चेक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेक, है ना, पुट द वैल्यूज ऑफ x = -1 हियर, यू कैन गेट दिस वैल्यू। अगर आप x = -1 अगर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। अगर आप x = -1 ये यहाँ पे ये कर देते हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो बच्चों अब जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 17 आप खुद से कर लेंगे। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 2.5, है ना। इट इज़ आवर ड्यूटी टू एक्सलरेट द सिलेबस, है ना। हम लोगों की ड्यूटी है कि सिलेबस को भी एक्सलरेट किया जाए। क्यों, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स तो टाइम पे ही होंगे, तो आपको इन क्लासेस में आपको बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है बच्चों। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू योर सेल्फ, यानी मैं सारा क्वेश्चन तो कर नहीं सकता। आई विल ट्राई टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज x/2 सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यानी बच्चों क्या करेंगे, x/2 -1/5 = x/3 + 1/4। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 2.2 में भी कर चुके थे, 2.3 में। तो बच्चों यहाँ पे x/2 वाला टर्म है, x/3 वाला टर्म, यानी x का टर्म ये है, x का टर्म है, ये क्या फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, कांस्टेंट फ्रैक्शन है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं। तो ऐसा करते हैं कि x वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाते हैं, है कि नहीं। तो सिमिलरली वी विल डू x/2 को इधर ही रखेंगे और उसको इधर लेके आ जाएंगे, तो +x/3 है तो -x/3 हो जाएगा, -x/3 इधर हो जाएगा। फिर =2 का साइन है तो =2 का साइन देंगे। फिर 1/4 अगर यहाँ पे प्लस का है तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ -1/5 है तो इस पर आने के बाद +1/5 हो जाएगा। ये आपको सारा चीज़ पता है कि प्लस वाला कोई टर्म है उस पर जाने के बाद नेगेटिव हो जाता है, उस पार का अगर कोई नेगेटिव टर्म इस पार आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक रूल है। नाउ दीज टू फ्रैक्शंस कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, है ना। आप करके देख लेंगे, है ना। सो 6 एलसीएम हो गया, 2 3 जा 6 3x -3 2 जा 6, यानी 6 टेबल पे, मतलब 3 के टेबल पे 2 बार बढ़ने से 6 आता है, 3 2 जा 6 आता है, 2 × 2x। अब क्या है, सिमिलरली यहाँ पे 4 और 5 का जो एलसीएम होता है 20 होता है, 4 5 जा 20, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 4 जा 20, यहाँ पे 4 हो जाएगा। नाउ वी विल डू व्हाट, 3x - 2x इज x/6, है ना। दिस इम्प्लाई x/6, 5 + 4 इज 9, 9/20, और x बराबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 2 फ्रैक्शन है और जो इक्वलिटी का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20x = व्हाट, 20x विल बी 20 × x 20x, 9 × 6 इज 54, 9 × 6। अब जो है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20x = 54। नाउ x = व्हाट, 54/20।
आप देखिए 2 का टेबल में कट रहा होगा, है कि नहीं, 2 10 जा 20 है ना, 2 27, तो कितना हो गया बच्चों 27/2। फर्दर कटेगा नहीं कटेगा, x इक्वल्स टू 27/10, दैट इज द आंसर। इजंट इट? कोई मिस्टेक लग रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम। 1/4 प्लस का इधर है, आई चेक द क्वेश्चन, यस -1/5, यस द राइट क्वेश्चन। तो आप -1/5 को उधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको प्लस वाला इधर प्लस में है, इस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बिल्कुल माइनस में मैंने लिख दिया इसको। फिर इसको एलसीएम से लेके सॉल्व किया तो 6 एलसीएम आया। उसके बाद क्या करेंगे, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 3 इस 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एक्स इज 2x, 3x माइनस 2x इज x, और उसके बाद x/6 हो गया। और सिमिलरली इसको एलसीएम किए तो 5 + 4 इज 5 + 4 अपॉन 20, और फिर 9/20 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 20 हुआ, 6 9 जा 54 हो गया, फिर 54/20 किए तो आंसर इज 27/10, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, है ना। इस आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। What is question number 3 here? Solve the equation x plus 7 minus 8x/3, फिर क्या करेंगे 17/6 minus 5x/2। x का टर्म ये है, x का टर्म ये है, x का टर्म ये है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे सारे x के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और सारे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। अभी आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इन क्लास 9th एंड 10th यू विल स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उन्हीं का इस्तेमाल करके आप ग्राफ भी बनाएंगे एंड मेनी मोर्स टू कम इन द अपकमिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या करेंगे, x है ना, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x इधर हो जाएगा -8x/3, फिर प्लस माइनस में है -5x/2 है तो इधर आके +5x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 17/6 अगर है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, इस पार अगर +7 है तो इस पार आने के बाद -7 हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, ये x का टर्म है, तो क्या करेंगे, ये x/1 मान लीजिए इसको। 1 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, आप एलसीएम दे करके इस तरह से 1 3 और 2 का एलसीएम निकालिएगा, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। 6 आया तो फिर क्या हो गया, 6 1 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 होगा, 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो फिर 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। उसके बाद 3 को कितना बार, है ना, 3 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 होगा, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 होगा, 2 8 जा 16 यानी 16x हो जाएगा, प्लस बच्चों 2 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 टाइम्स, 3 5 जा 15x हो जाएगा बच्चों। उसके बाद जो है 17/6 माइनस 7, तो यानी यहाँ पे भी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, और 6 1 जा 6, 17 माइनस 1 6 जा 6 टाइम 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 बच्चों। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 15 + 6 इज 21x, और फिर माइनस 16x अपॉन 6, 17 माइनस 42 अपॉन 6। अब अगर इस वाले इक्वेशन को, इंटायर इक्वेशन को, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई 6, तो क्या होगा बच्चों, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 21x माइनस 16x अपॉन 6 है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 माइनस 42
अपॉन 6 इंटू 6। इसको काट देंगे बच्चों, इसको काट देंगे, तो नाउ वी विल गेट व्हाट 21x माइनस 16x इज 5x। 5x हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। नाउ 17 माइनस 42, 17 माइनस 42 दैट विल बी इक्वल्स टू, यानी 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी माइनस में आंसर आएगा 12 माइनस 7 इज 5, और यहाँ 3 माइनस 1 इज 2, माइनस का x इक्वल्स टू माइनस 25/5 एंड x इक्वल्स टू -5। दिस इज द आंसर। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है, दिस मीन्स यू सी दिस वीडियो, है ना, 2 or 3 टाइम्स, देन यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर, है ना, कॉन्सेप्ट और एंटायर कैलकुलेशन। ये जो है आप 2 से 3 बार देखेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कैसे करके क्या करता हूँ, तो आप जो है 2 लेक्चर्स एटलीस्ट अच्छी तरह से देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अगर सर कर सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू, है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने भी इन चीज़ों को सीखा है, तो आपको भी सीखने की ज़रूरत है। तो आप लोग ये ना सोचें कि बहुत टफ है, अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा बहुत टफ होता है, ऐसा ये सब क्या है, मिथ है। एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, एनीबडी कैन लर्न एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इफ समवन कैन लर्न देन हाउ कैन नॉट यू, है ना। आप कैसे नहीं सीख सकते अगर कोई दूसरा सीख सकता है तो। इट इज़ द हार्ड वर्क दैट विल, ना, आपकी जो मेहनत है, everything depends on your hard work and determination. So I would request all of you to see all the videos regularly, so that you can build up your confidence, you can build up your concept, and these equations, solving the equation is very important. Either you take PCB or PCM in class 11th and 12th, it doesn't matter, because physics तो आपको वहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। you will have to solve the equations, you have to do calculations। तो इसी वजह से आपको क्या है, सारी चीज़ों को सीरियसली लेके चलना है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।